नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। राजस्थान के रण में बीजेपी ने भरी हुंकार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों पर केंद्रित राजस्थान संकल्प पत्र किया जारी। जेपी नड्डा ने कहा, हमने जो वायदे किए वो तो निभाए, जो नहीं किए वो भी किए पूरे। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर मतदान कल। दूर दराज क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को किया जा रहा है रवाना। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। ऑडिट में भी दिखाई देती है भारत की अग्रणी स्थिति। भारत का सीएजी कई देशों को ऑडिट के क्षेत्र में दे रहा है प्रशिक्षण। ऑडिट दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की उपलब्धियों को सराहा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा, श्रमिकों को बचाना प्राथमिकता, युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव अभियान। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के आवास पर किया हमला। इजरायली रक्षा बलों की हमास को तबाह करने की कोशिश जारी। और खेल जगत की खबर में क्रिकेट विश्व कप का दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के आगे लड़खड़ाया दक्षिण अफ्रीका। डेविड मिलर ने खेली साहसी पारी। आज जीतने वाली टीम का 19 नवंबर को फाइनल में होगा भारत से मुकाबला। ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर चुनावी राज्यों से। भारतीय जनता पार्टी ने आज जयपुर में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। जयपुर में एक कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। राजस्थान संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि हमने जो कहा है वो तो किया ही है और जो नहीं कहा है वो भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान को हर संभव सहायता दे सकें। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और भाजपा अध्यक्ष ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। और भाजपा ने जयपुर में राजस्थान संकल्प पत्र जारी करने के बाद
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लोगों से परामर्श करके उनकी भावनाओं के अनुरूप तैयार किया है। इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया। सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर कर्मियों को रवाना कर रहा है ताकि वे कल मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन कर सकें। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 846 फ्लाइंग स्क्वाड, 996 सर्विलांस टीम और 109 क्विक रिस्पांस टीम कार्य कर रही है। प्रदेश में कुल 376 अंतर्राज्यीय नाकों और 712 आंतरिक नाकों के जरिए निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल ग्रस्त कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक ही होगा। मध्य प्रदेश में कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल ही मतदान होगा। दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1,63,14,489 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी दलों के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। उधर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बाइक रैली निकाली। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से ये बाइक रैली निकाली गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में इस बाइक रैली में हिस्सा लिया। और अब कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दैनिक अंग्रेजी अखबार की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि त्योहारी सीजन में विशेष रूप से उपभोक्ता सामानों की बिक्री में तेजी आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शेयर किए गए दैनिक अंग्रेजी अखबार की खबर में लिखा गया है कि उपभोक्ता सामान जैसे टेलीविज़न सेट, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बेचने वाली कंपनियों ने इस साल अक्टूबर और नवंबर के बीच त्योहारी सीजन में अपनी बिक्री में लगभग 25 से लेकर 30% तक की वृद्धि दर्ज की है। एक एजेंसी के अनुसार इस साल त्योहारी अवधि के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 37% की वृद्धि देखी गई, जबकि पिछले साल ये 22% थी। गोदरेज, एलजी, ब्लू स्टार और वोल्टास जैसी कंपनियों के मुताबिक उपभोक्ता सामान में ऑनलाइन की हिस्सेदारी लगभग 12 से लेकर 15% है, जबकि ऑफलाइन की हिस्सेदारी करीब 85% है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग में उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलती है कि वह सामान को देख सके।
तो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की बिक्री में पिछले साल की त्योहारी सीजन की तुलना में करीब 40 से लेकर 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अब अगली खबर, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में फंसे वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पूछताछ के लिए अमेरिकी करोड़पति कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को भी समन जारी किया है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूज क्लिक को फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने न्यूज क्लिक को लाखों डॉलर की फंडिंग की। नेविल रॉय सिंघम एक अमेरिकी व्यवसायी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी अपने आप को बताते हैं। वो थॉटवर्क्स के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष भी है। ये कंपनी कस्टम सॉफ्टवेयर टूल और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। नेविल रॉय सिंघम पर विभिन्न संस्थानों को फंडिंग करने का आरोप है। ये संस्थान चीन के विचारों को बढ़ावा देते हैं, वहीं उइगर नरसंहार को झूठ बताते हैं। वो चीनी पार्टी का मुखर समर्थक भी रह चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंघम के नेटवर्क ने दिल्ली स्थित समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक को फंड दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। दावा किया गया है कि सिंघम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक वो चीन के शंघाई में रहता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में नेविल रॉय सिंघम और उसकी पत्नी जोडी इवांस पर अमेरिका में पिछले दिनों फ़लस्तीन के समर्थन में निकाले गए प्रदर्शनों के लिए भी फंडिंग का आरोप लगा है। अमेरिकी अखबार द फ्री प्रेस के मुताबिक इसराइल के खिलाफ निकाले गए ये प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त नहीं थे, बल्कि इसके पीछे द पीपुल्स फोरम नामक संगठन था, जो सिंघम दंपति से फंडिंग लेकर इन प्रदर्शनों का आयोजन कर रहा था। वर्ष 2017 से ही द पीपुल्स फोरम को सिंघम फंड उपलब्ध करवा रहा है। अखबार के मुताबिक अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर सहित कम से कम 4 जगहों पर हुए इस तरह के प्रदर्शन में द पीपुल्स फोरम का ही हाथ था। अखबार के मुताबिक सिंघम और उनकी पत्नी इवांस ने शेल संगठनों और दाता सलाहकार समूहों की एक श्रृंखला के माध्यम से 2017 से 2022 तक पीपुल्स फोरम को $20.4 मिलियन से भी अधिक का दान दिया है। आगे की खबरों में, राष्ट्रपति के अंगरक्षक 250 वर्ष की अपनी सेवा का आज जश्न मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की समीक्षा की। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित इस समारोह के दौरान बैंड डिस्प्ले, घुड़सवारी का प्रदर्शन, भारतीय मार्शल आर्ट प्रदर्शन और संगीतमय सवारी का आयोजन किया गया। संजय सिंह। अगली खबर, उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। केंद्रीय नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सिलक्यारा पहुंचकर टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। जनरल वीके सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करके रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हों। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा बैठक की। खबर पूर्वोत्तर से। मणिपुर सरकार ने बुधवार को उन विस्थापित परिवारों के लिए स्थायी आवास योजना की घोषणा की जिनके घरों को 3 मई के बाद भड़की जातीय हिंसा के दौरान आग लगा दी गई थी या क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसको लेकर राजभवन ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक मणिपुर घाटी और पहाड़ी इलाकों में करीब 4,800 से 5,000 घरों के नष्ट होने की खबर है। जिन लोगों के पक्के मकान जला दिए गए या क्षतिग्रस्त कर दिए गए उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों के अर्ध स्थायी मकान नष्ट हुए उन्हें 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और जिनके कच्चे मकान जलाए गए या नष्ट किए गए उन्हें भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या जले मकानों की मरम्मत के लिए पैकेज राशि का 50% या मरम्मत की वास्तविक लागत हिंसा प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। आगे की खबरों में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कल वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्घाटन सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से शुरू होने वाले 4 समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र होंगे। दोपहर में 4 और समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र निर्धारित है। ये शाम 4 बजे शुरू होंगे। इनमें विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्रियों के सत्र शामिल होंगे। स्वास्थ्य और वाणिज्य और अंत में फिर से एक लीडर सत्र होगा। समापन सत्र शाम 6:30 बजे होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कई विदेशी मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। म्यांमार बॉर्डर पर के विषय पर उन्होंने म्यांमार की सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। Let me just say, as a result of the fighting, I think it's called Rikhadwar area, is opposite Zokwatar on the India-Myanmar border in Mizoram, in the Chin state of Myanmar. There has been movement of Myanmar nationals to the Indian side. We are deeply concerned with such incidents close to our border. Our position on the ongoing situation in Myanmar is very clear. We want cessation of the violence and resolution of the situation through constructive dialogue. We reiterate our call for return of peace, stability and democracy in Myanmar. साथ ही अरिंदम बागची ने गाजा में जारी संघर्ष पर भी भारत का पक्ष रखा। This is not about one specific facility. The issue is not about one facility or a specific facility. India has always underlined the need for civilian casualties to be avoided, for humanitarian law to be observed, and of course to encourage any efforts to provide humanitarian relief to those caught in the conflict. We have also, on a larger issue, talked about efforts to de-escalate the situation, deliver humanitarian assistance, our concern at the humanitarian increasing civilian toll, how India had sent, I think, 38 tons of humanitarian relief material. We are looking to send more assistance. We are also condemned strongly the horrific terrorist attack on October 7th and our zero tolerance for terrorism and the need for immediate and unconditional release of the hostages. अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का सूत्रधार समझा जाना चाहिए। तीसरे ऑडिट दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान CAG ने सुप्रीम ऑडिट संस्थानों की अध्यक्षता की और भारत कई देशों को ऑडिट के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दे रहा है। हम स्वाधीन भारत की विकास यात्रा से गुजर रहे हैं। इस दौर में औपनिवेशिक सोच से अलग समतामूलक
और लोकतांत्रिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जो परंपराएं इन मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें छोड़ने या उनमें सुधार करने की जरूरत है। आज विश्व समुदाय में भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है। विश्व की कुल जीडीपी में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के C&AG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की। भारत द्वारा SAI-20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोड मैप तैयार करना अच्छी प्रयास है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सूचना के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया के कामकाज में बाधा ना बने, हमें इस बात पर ध्यान देना है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक ज़रूरत है। We must not allow artificial intelligence to compromise the values that are the very foundation of a free and vibrant press. It is imperative that we maintain a free and fair media environment. The fourth estate plays a pivotal role in a democratic society by serving as the watchdog of government, holding those in power accountable, and providing citizens with the information they need to make informed decisions. और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह 2023 में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मैं आशा करता हूं कि मीडिया न केवल भारत में बदलाव की कहानी को उजागर करने में, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों की अरबों आवाज़ों की आशा आकांक्षाओं को भी उजागर करने में तेज़ी से रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकतंत्र में मीडिया के जिम्मेदाराना रोल निभाने पर भी जोर दिया। We firmly believe that the media must act as a responsible pillar of our democracy, calling out fake narratives in the open. It is essential to safeguard the interest of our nation and avoid providing space to anti-India views that can threaten the unity and integrity we hold dear. अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि की और बातचीत और सर्वसम्मति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। सोनभद्र से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। इन योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों का मानना है कि जन कल्याणकारी योजनाओं ने न सिर्फ उनका जीवन सुगम किया है, बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में भी संबल प्रदान किया है। बाकी में बहुत सुविधा हुआ, इसलिए हम प्रति महीने में 300 रुपये मिलते हैं गैस के, और सभी सुविधा होगी स्कूल बच्चे के लिए। तो असम में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है।
असम के कोकराझार जिले के बेलगुड़ी गांव की मीरा राभा ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। वो कोकराझार के तराई बारी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुई। वहीं कोकराझार के चंद्र बहादुर छेत्री ने किसानों को सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उज्ज्वला गैस मिले हम बहुत ही फायदा हुआ। उज्ज्वला गैस मिले हम सब लोगों को खुशी मिलते हैं। गाँव बाकी में बहुत सुविधा हुआ, इसलिए हम प्रति महीने में 300 रुपये मिलते हैं गैस के। और सभी सुविधा हो गई। स्कूल बच्चे के लिए तो टाइम कम लगते हैं, इसलिए खाना पीना बनाने के बहुत ही अच्छा हुआ। इसलिए हम सरकार, मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पीएम ये किसान निधि जो आंचनी है, इसमें मैं भी एक बेनिफिशियरी हूँ और मैं ये लाभालाभ होके कृषि कार्य में सुचारू रूप से काम करने को सुविधा मिला है। और नतून जो 50% में जो खेती का औजार है ये भी हम लोगों को मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जाते ये स्कीम सुचारू रूप से रहे और माननीय प्रधानमंत्री से मैं यही आग्रह करता हूँ। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।